बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस में पॉइंट स्लोप फॉर्म को डिस्कस कर लिया था। फिर हम लोगों ने इक्वेशन से स्लोप फाइंड करना, वाई इंटरसेप्ट्स की वैल्यूज को फाइंड करना, इस किस्म के काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास सेकेंड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस की थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इसकी हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो है y इज इक्वल टू पॉइंट स्लोप फॉर्म। द स्टैंडर्ड फॉर्म इज y इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 प्लस y1। अब यहां पर भी अगर आप लोग देखें तो x से मुराद हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y से मुराद डिपेंडेंट वेरिएबल, m से मुराद स्लोप ऑफ द इक्वेशन। जो x1 और y1 गिवन है वो बेसिकली जो पॉइंट गिवन होगा उसके कोऑर्डिनेट्स, जो भी पॉइंट साथ में गिवन होगा उसके कोऑर्डिनेट्स x1 एंड y1 होंगे। अब ये फॉर्म ऑफ इक्वेशन हम लोग उस टाइम पर यूज करेंगे जब हमारे पास कोई सा एक पॉइंट गिवन होगा और साथ में उस इक्वेशन का स्लोप गिवन होगा। ऊपर अगर आप लोग बात करें, जब हम लोगों ने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखी थी तो हमारे पास स्लोप गिवन थी, लेकिन स्लोप के साथ साथ y इंटरसेप्ट, इवन के वो भी एक पॉइंट ही था लेकिन उसका एक स्पेसिफिक नेम था y इंटरसेप्ट। तो हमने कहा कि अगर आपके पास स्लोप के साथ y इंटरसेप्ट गिवन हो तो आप लोगों ने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर लेनी है। लेकिन अगर स्लोप के साथ आपके पास y इंटरसेप्ट के अलावा कोई भी और पॉइंट हो, वो x इंटरसेप्ट भी हो सकता है, मतलब y इंटरसेप्ट के अलावा कोई भी और कोऑर्डिनेट है तो आप लोग मूव कर जाते हो पॉइंट स्लोप फॉर्म के ऊपर। ये बात क्लियर हो गई। अब इसका जो क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना होगा वो क्वेश्चन आपके पास आएगा कुछ इस तरह से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप ऑफ हाँ नहीं, कोई भी स्लोप की वैल्यू बताएं, -6 एंड passes through the point the point। अच्छा, कोई भी एक पॉइंट की वैल्यू बताएं, कोऑर्डिनेट्स बताएं, कोई भी एक पॉइंट जी। 5 2, चलो -2 कर देते हैं। ओके, मतलब कोई भी एक पॉइंट गिवन हो, साथ में स्लोप की वैल्यू गिवन हो और आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी हो, तो आप लोग कौन सी फॉर्म ऑफ इक्वेशन पर जाओगे? पॉइंट। अब आप खुद बताओ, क्या आप लोग यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे जा सकते हो? नहीं जा सकते। क्यों? इंटरसेप्ट गिवन नहीं है। तो अब फर्स्ट मेथड तो अप्लाई नहीं होने वाला। डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन भी हम लोग यूज नहीं कर सकते इक्वेशन बनाने के लिए। तो अब हमारे पास एक ही रास्ता है और वो क्या है? पॉइंट स्लो फॉर्म। अब देखें, जैसे ही हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आया हम लोग देखेंगे हमारे पास पॉइंट स्लो फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू m। अब m की वैल्यू क्या है तो जाके पुट कर देंगे -6 इंटू एक्स। ये याद रखिएगा कि x एंड y सेम सेम रहते हैं, उनको किसी वैल्यू से आप लोगों ने रिप्लेस नहीं करना। उसके बाद x, उसके बाद आता है -x1, x -x1 और x1 की वैल्यू क्या है 5। तो हम लोग पुट करेंगे माइनस प्लस y1। अब y1 की वैल्यू क्या है तो प्लस माइनस, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे -2।
अब ये आपकी इक्वेशन बन गई है। अब सिर्फ इसको जरा सॉल्व करना है हम लोगों ने। किस तरह से सॉल्व होगी? y इज इक्वल टू -6x प्लस 30 -2। अब इसको मजीद सॉल्व करें। y इज इक्वल टू -6x प्लस, ऐसा नहीं लग रहा जैसे पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है? अब देखो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दो चीजें पता चलती थी, कौन कौन सी? स्लोप ऑफ द इक्वेशन, वो तो पहले से ही पता था, कितना था? माइनस, तो देखो यहां पर भी वही -6 ही है, लेकिन अब साथ में किस चीज का पता चल गया? और y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है? तो अगर आपसे कभी इसी तरह का डाटा देकर फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ना कहे, आपसे कहे फाइंड द y इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन, और आगे बिल्कुल सेम डाटा हो, हैविंग स्लोप ऑफ -6 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 एंड -2, तो ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो आप लोगों ने इक्वेशन में पुट करना है और उस इक्वेशन को आप लोगों ने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। वहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी y इंटरसेप्ट की, विच इज इक्वल टू 28। अब अगर उसने इक्वेशन पूछी तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसने रीअरेंज किया हुआ हो। तो रीअरेंज करके क्या लिखेगा यहां पर? 6x प्लस y इज इक्वल टू 28, या फिर 6x प्लस y -28 इज इक्वल टू। आई होप कि सब बच्चों को बात क्लियर हो चुकी है। एनी डाउट? एक और क्वेश्चन करें? चले, अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से रेलिवेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passes through हाँ जी, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताएं जी। 3 9 एंड एक और पॉइंट लिखने लगा, उसके कोऑर्डिनेट्स बताएं। हम लोग को होल नंबर में मोस्टली रहा करते हैं। 11 7। अगर पॉइंट्स में आ भी जाएगा तो बस वो जब वैल्यू जाके वैसे पुट कर दो, और बाद में सारा काम कैलकुलेटर नहीं करना होता है, वो कोई मुश्किल चीज नहीं है सच। और मोस्टली जो हमारे पास पॉइंट्स गिवन होते हैं ना, वो तकरीबन होल नंबर में होती हैं। बहुत कम ऐसे चांसेस हैं कि वो आपको किसी किस्म का कोई डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शनल बताए। बहुत, हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव जरूर हो सकते हैं। इनके डेसिमल में आ भी जाए तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं होती। हम फ्रैक्शन में कभी कभी लेकर आ जाते हैं। तो उसके लिए लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था कि डिनोमिनेटर की जो भी वैल्यू होगी ना, पूरी इक्वेशन को ना उससे मल्टीप्लाई कर दो तो वो डिनोमिनेटर भी खत्म हो जाता है, तो वो अपनी बिल्कुल रनिंग इक्वेशन हमारे पास बन जाती है। क्लियर? अच्छा, अब यहां पर अगर आप लोग गौर करें ना, तो मैंने तो आपको स्लोप तो बताया ही नहीं है। मैंने तो आप लोगों को दोनों पॉइंट्स बता दिए, जबकि हम लोग पढ़ क्या रहे थे? पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो अब ऐसी सिचुएशन में अगर दो पॉइंट्स गिवन हो, तब भी पॉइंट स्लोप फॉर्म ही यूज होती है। अगर दो पॉइंट्स गिवन है तो क्या इन दो पॉइंट्स की मदद से आप लोग स्लोप नहीं फाइंड कर सकते? तो बस एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा, क्या आप लोगों ने पहले इन दोनों पॉइंट्स की मदद से स्लोप फाइंड करनी होगी, उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स में से कोई सा भी एक पॉइंट पिक कर लेना, इक्वेशन का आंसर सेम होगा। वह आप में से कुछ पॉइंट ए को पिक करें तब भी आंसर सेम है, अगर बाकी लोग पॉइंट बी को पिक करें तब भी आंसर सेम, एंड रिजल्ट दोनों के सेम होंगे हमारे पास, क्योंकि दोनों एक ही इक्वेशन के पॉइंट्स हैं। तो उससे फर्क नहीं पड़ना कि हम लोगों ने पॉइंट्स कौन सा लेना है। अब सबसे पहला काम इन दोनों पॉइंट्स की मदद से स्लोप फाइंड करना, फिर एक पॉइंट आइडेंटिफाई कर लेना कि मैंने कौन से पॉइंट से जाके आंसर फाइंड करना है, और वो जाके इक्वेशन में पुट कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ट्राई करो जरा, शाबाश। देखिए आपके पास आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से ट्राई करें, शाबाश। अच्छा, पहला काम था स्लोप की वैल्यू को फाइंड करना। तो स्लोप ये देखिए आप लोगों ने ऐसे फाइंड किया होगा कि m इज इक्वल टू, और आपके पास ये वैल्यू आई होगी
7 - 9। अच्छा, अगर किसी ने 9 - 7 किया वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर यह है कि डिनोमिनेटर में भी सीक्वेंस वैसा ही रखना है। तो अब ये देखें यहाँ पे, मैंने अगर बी पॉइंट को सेकंड पॉइंट किया, 7 - 9 किया, तो जब मैं डिनोमिनेटर लिखने जाऊंगा ना, तो मैं 3 - 11 नहीं कर सकता। अब मैं 11 माइनस, अच्छा, अब जिन बच्चों ने 9 - 7 किया होगा उनका डिनोमिनेटर आया होगा 3 - 11। जैसे ही आपने इसको जाके सॉल्व किया तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी -2 ओवर, मतलब -1 ये आपके पास आंसर। चाहो तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं होती डेसिमल में कन्वर्ट करने की। कोशिश की जाती है कि फ्रैक्शन में रहे, ताकि फ्रैक्शन को इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आपके पास स्लोप की वैल्यू आ जाएगी -1/4। अच्छा, आप में से ना कुछ लोग पॉइंट ए के मुताबिक क्वेश्चन मतलब आप में के साथ साथ जो भी बैठा हो ना, एक लड़का, एक स्टूडेंट पॉइंट ए के मुताबिक सोल्यूशन फाइंड करे, दूसरा पॉइंट बी के मुताबिक करेगा। ओके, आपस में डिसाइड कर लो कि कौन ए और बी के मुताबिक जा रही है। चलें, शाबाश। अब जरा इक्वेशन में पुट करें इसको। अच्छा, अब जब इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व करना था, मैंने आपसे कहा था डेसिमल्स में मत जाइएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, आप फ्रैक्शन में ही रहिएगा। अब जैसे ही आप लोगों ने देखा, सपोज मुझे बताया मैं कौन सा पॉइंट पिक करूं इन दोनों में से। ए, चले ए के साथ करते हैं, दोनों में से कोई भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू m की वैल्यू 1/4 इंटू x माइनस 3 प्लस 9। किसी को एतराज? अच्छा, जैसे ही इधर पहुंचा ना, यहां पर आप लोगों ने मिस्टेक करना शुरू कर दी थी, मतलब आपने ये लाइन ठीक लिख ली थी, उसके बाद आपको नहीं पता था कि आपने क्या कुछ करना है। भाई, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो भी हो, पूरे फ्रैक्शन को उससे मल्टीप्लाई करवा दिया करो, तो आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। इसका डिनोमिनेटर क्या है, 4 के साथ y को मल्टीप्लाई करवाया, आंसर क्या बनेगा, इज इक्वल टू, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर कैंसिल कर देता है, तो इसको आप सिंपली लिखोगे माइनस, अब देखिए 1 है, ये 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, अच्छा, -1 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑल राइट, एंड देन प्लस 9 इंटू 4, ये 4 9 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इस तरह से आपके पास आंसर बन। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? 4 ने मल्टीप्लाई होना था कुछ इस तरह से, ये देखिए मल्टीप्लाइड बाय 4, मल्टीप्लाइड बाय 4, ये सारी की सारी एक ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4, तो जब यहां पर आए ना, तो ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, -1 यहां पे बचा, जो अंदर इन वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो हमें ये वाला आंसर मिल गया। अब ये बात क्लियर हो गई? तो यहां पे थोड़ा आप लोग मसला कर रहे थे। अब यहां पर जैसे ही पहुंचे, भाई मैंने आपसे कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे आंसर करो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x दूसरी साइड पे जाएगा तो x प्लस इज इक्वल टू, या वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, ओके, या ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि x प्लस माइनस इज इक्वल टू, अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट ने मुझे ठीक ठीक आंसर किया हुआ था, कुछ ऐसे थे जिनसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को बात समझ आ गई है। बात क्लियर सब बच्चों को? कोई डाउट? चले, गुड, शाबाश। अच्छा, इसी तरह का क्वेश्चन आपसे किया जाता है, लेकिन जरा ना प्रैक्टिकल लाइफ में आकर, ये तो था ना कि डायरेक्ट पॉइंट बता दिए कि ये लो, ये 2 पॉइंट्स है आप लोगों के पास, और हमें बताओ कि इससे हमारी इक्वेशन क्या बनेगी। लेकिन अब जरा चलते हैं आप लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ में, और वहां से वो 2 पॉइंट्स उठाता है कि आपको ना 2 डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पर उनकी टोटल कॉस्ट बता देगा, 2 डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पर उनकी टोटल कॉस्ट बता देगा, और आपसे कहेगा कि भाई इक्वेशन बताएं, या आप उसकी वेरिएबल कॉस्ट बताएं, आप उसकी फिक्स्ड कॉस्ट बताएं, इस किस्म की कोई बात करेगा। तो आप देखें, आपसे कहता है हमारे पास एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है 80 यूनिट्स कॉस्ट
is rupees 1000, while 150 units cost is rupees 1700. Find variable cost per unit. ये पहला ऑप्शन था। सेकंड, फिक्स्ड कॉस्ट। थर्ड वन इज कॉस्ट इक्वेशन। मतलब डाटा इसी तरह का होगा कुछ, लेकिन उसके नीचे जो ऑप्शन में जो रिक्वायरमेंट्स होंगी इनमें से कोई सी भी एक रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो एक ही क्वेश्चन से हम लोग 3-4 रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लेंगे। कॉस्ट इक्वेशन, द कॉस्ट ऑफ वन 180 यूनिट्स ये इसमें से कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। अब देखिए, दो डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स, कौन कौन से एक्टिविटी लेवल्स? 80 एंड 150, ये दोनों डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स हैं। इन पर टोटल कॉस्ट बता दी गई। कि मतलब आप लोग मार्केट में गए, आप लोगों ने एक प्रोडक्ट थी आपके पास, कोई भी प्रोडक्ट, आपने ना उसके 80 नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज किए, तो जो आपका टोटल बिल बना ना वो 1000 रुपीज का बना। आपने 1000 रुपीज उसको पे कर दिए। लेकिन जब आप लोग गए और आप लोगों ने 150 नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज किए, तो आप लोगों का जो टोटल बिल बना था वो 1700 का बना था। अब हमारी कॉस्ट के अंदर ना कुछ होती है वेरिएबल कॉस्ट, कुछ होती है फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो टाइम टू टाइम चेंज हो रही हो। टाइम टू टाइम नहीं, बेसिकली यहां पर हम लोग बात करते हैं जो यूनिट्स पर डिपेंड करती हो। जैसा कि आप लोग जाएं, आपने एक पेन परचेज करना है, एक पेन मिलता है आपको 20 रुपए का। 2 पेन लेने जाओगे तो क्या 20 रुपए दोगे उसे? अगर 5 पेन लेने जाओगे तो क्या 20 रुपए दोगे उसे? तो देखो, नंबर ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड कर रहा है। नंबर ऑफ यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट आपके पास बन रही है। एम आई राइट? अच्छा, अब सपोज करते हैं कि आपके ने एक बुक लेनी थी, क्यूएम की बुक परचेज करने के लिए आप चले गए बुक शॉप जो मार्केट वगैरह है वहां पर। एक बुक आपको मिल रही है 500 रुपए की। आप लोग बुक लेने के लिए गए, मार्केट जहां से थोड़ी दूर थी, तो आप अपनी बाइक पे चले गए। वहां पर बाइक में आने जाने का जो पेट्रोल लग गया ना, वो 100 रुपए का पेट्रोल लग गया। आप एक बुक परचेज करके ले आए, आपको एक बुक कितने की पड़ी? एक बुक के तो मतलब 500 रुपए आपने उस शॉपकीपर को दिए उस बुक के। 100 रुपीज आपके आने जाने का एक्सपेंस हो गया। आप यहाँ पे बुक लेकर आए, मैं आपसे कहूं कि भाई कितने के लिए है, आप मुझे क्या कहेंगे? सर 500 रुपए की। अच्छा चलिए, आपको वहां सप्लायर को देकर आए थे 500 रुपए, मैं आपको 550 रुपए देता हूं, क्या मुझे बुक दोगे? क्यों? बस यही बात मैं आपसे कर रहा था कि सिर्फ आपने वो वेरिएबल कॉस्ट नहीं देखनी। आपकी जो टोटल कॉस्ट होती है ना, उसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों शामिल होती हैं। ऑलराइट। अब अगर आप लोग 2 बुक्स लेकर आते हैं, तो क्या आपका बाइक कहता है चल भाई 200 रुपए का पेट्रोल डलवा, क्योंकि 2 बुक्स हैं। अच्छा, 5 बुक लेकर आते हैं तो बाइक कहता है भाई आज 500 का बुक, 500 का पेट्रोल डलवा, क्योंकि 5 बुक्स लेकर आ रहे हो। बोलो। तो देखो, क्या वो 100 रुपए फिक्स नहीं हो गया? अब क्या, अगर प्राइस बढ़ भी रही है तो किस वजह से बढ़ रही है? ड्यू टू वेरिएबल कॉस्ट, जो नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड कर रही थी। जबकि बाइक पे आना जाना ये नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड नहीं कर रहा था। चाहे आप कुछ ना भी लेकर आते हैं तब भी 100 रुपए का पेट्रोल लगना था। अगर आप लोग कुछ बुक्स लेकर आ गए हैं तब भी पेट्रोल 100 रुपए का ही लगेगा। बात समझ आ गई? अब ये जो आपको कॉस्ट बताई गई है ना 1000, इसमें वेरिएबल पोर्शन भी शामिल है और इसमें फिक्स्ड पोर्शन भी शामिल है, और दोनों मिलकर 1000 बना रहे हैं। इसी तरह से 1700 में भी वेरिएबल पोर्शन भी है और फिक्स पोर्शन भी शामिल है, वो भी मिलकर 1700 बना रहे हैं।
अब हमने सबसे पहला काम क्या करना होता है कि इसमें से वेरिएबल पोर्शन को अलग करें और फिक्स पोर्शन को अलग करें। वेरिएबल पोर्शन को अलग करेंगे और फिक्स पोर्शन को अलग करेंगे और उसकी मदद से हम लोग बनाएंगे कॉस्ट इक्वेशन। और कॉस्ट इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, आपने इसको पहले भी पढ़ा हुआ है। बेसिकली जो आप लोगों के पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ना, यही आपकी कॉस्ट इक्वेशन है। y is equal to mx plus c, y is equal to mx plus c। जब इस टॉपिक में ये इक्वेशन आती है ना, तो ये बन जाती है कॉस्ट इक्वेशन। इससे पहले ये रहे तो हम इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, लेकिन जब वो कॉस्ट के टॉपिक में आ जाती है तो बन जाती है कॉस्ट इक्वेशन। अब कॉस्ट इक्वेशन में देखें, x नंबर ऑफ यूनिट्स को डिपेंड करता है, x नंबर ऑफ यूनिट्स को डिपेंड करेगा, y टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। x नंबर ऑफ यूनिट्स को, y टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, m वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को रिप्रेजेंट करता है और c फिक्स्ड कॉस्ट के लिए चला जाता है। अब इसके यहां पर नेम चेंज हो रहे हैं। वहां पर क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्लोप ऑफ द इक्वेशन एंड y इंटरसेप्ट, याद आया आप लोगों को। लेकिन जहां पर अब ये क्या बन जाएंगे, x रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ यूनिट्स, y रिप्रेजेंट करेगा टोटल कॉस्ट, m रिप्रेजेंट करेगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और c रिप्रेजेंट करेगा फिक्स्ड कॉस्ट को। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा अब देखिए यहां पर ये इक्वेशन बनाने के लिए मैंने कहा इक्वेशन में x एंड y तो एज इट इज रहेंगे, लेकिन आपको m और c की तो जरूरत है ना। अब m से यहां पर क्या मुराद है, आपको वेरिएबल कॉस्ट का पता होना चाहिए, और c से क्या मुराद है, आपको फिक्स्ड कॉस्ट का पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम ना इन ये जो डाटा गिवन है इनकी मदद से बनाएंगे दो पॉइंट्स। अब फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा कि अगर मेरे पास 80 नंबर ऑफ यूनिट्स हो तो उनकी कॉस्ट, ये आपके पास पहला पॉइंट बन गया। नंबर ऑफ यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं x से, कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं y से, और पॉइंट में क्या लिखा जाता है x एंड y। तो हम बता रहे हैं कि अगर x की वैल्यू 80 हो तो y की वैल्यू क्या होगी 1000। अच्छा फिर हम लोग बता रहे हैं यहां पर अगर x की वैल्यू 150 हो तो y की क्या वैल्यू होगी हमारे पास। आपने जो डाटा गिवन हो उसकी मदद से ये दो पॉइंट्स बना लेने हैं। क्या इतना काम कर लोगे आप लोग, कोई मुश्किल किसी को। अच्छा फिर नेक्स्ट सुनिए जरा। अब जैसे ही दो पॉइंट्स मिल गए, इक्वेशन बनाने के लिए क्या आपको m की जरूरत नहीं है, और जब दो पॉइंट्स हो क्या आप लोग m नहीं फाइंड कर सकते, तो करो m की वैल्यू फाइंड। वही m की वैल्यू आपके पास आपकी वेरिएबल कॉस्ट बन जानी है। फर्स्ट पार्ट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट is equal to m, which is equal to 1700 minus 1000 divided by 150 minus 80, and the answer is 10। ये आप लोगों के पास वेरिएबल मतलब एक यूनिट आपको 10 रुपए का मिल रहा है, एक यूनिट आपको 10 रुपए का मिल रहा है। क्या आपको मेरी ये बात समझ आ गई सब बच्चों को। अच्छा अब हम लोगों ने फाइंड करना है जाकर, अच्छा अगर इसी हिसाब से देखें एक यूनिट अगर 10 रुपए का है तो 80 यूनिट कितने के होंगे, सुभान अल्लाह 800 रुपए के होंगे। हमने टोटल कितना पे किया, तो कितनी अमाउंट एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं 200, वो हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है। अच्छा इसी को अगर आप दूसरी इक्वेशन पे चेक करो कि अगर 10 रुपए का एक यूनिट है तो 150 यूनिट कितने के होंगे,
₹1500 के, एम आई राइट? जबकि मैंने टोटल कितना पे किया? 1700। कितना आगे ऊपर वैल्यू पे की मैंने? 200। वो 200 क्या है? फिर और देखो 1000 के लिए भी, मतलब जब ₹1000 पे किया उसमें भी 200 ही फिक्स था, जब 1700 पे किया उसमें भी, तो वो फिक्स कॉस्ट है हमारी। गॉट इट? अच्छा, ये फिक्स कॉस्ट हम लोगों ने कैसे फाइंड की? टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी, 1700 में से 1500 माइनस कर दिया, 1000 में से 800 माइनस कर दिया, तो क्या फिक्स कॉस्ट आ नहीं गई थी हमारे पास? अच्छा, अब आपने क्या करना है फिक्स कॉस्ट फाइंड करने के लिए? आपने ना दोनों में से कोई सा एक पॉइंट पिक करना है, दोनों में से कोई सा एक पॉइंट। कौन सा पॉइंट? बी, ये। चले इसको पिक कर लेते हैं। अब आपने इसको पुट करना है इस कॉस्ट इक्वेशन में आकर। अब कॉस्ट इक्वेशन में y की वैल्यू बताएं, इस पॉइंट के मुताबिक y की वैल्यू, फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ जी, इस इक्वेशन कॉस्ट इक्वेशन में पुट कर दिया करें। y की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? इज इक्वल टू m की वैल्यू, ये जो ऊपर आपने कैलकुलेट की 10। अच्छा, ये 1700 कितने नंबर ऑफ यूनिट्स, x की वैल्यू क्या है? प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ये मिसिंग वैल्यू है, 200 फाइंड करेंगे ना, अभी के लिए तो मिसिंग वैल्यू है। अब जाकर इक्वेशन में इसको फाइंड कर लें। अब जैसे ही आप लोग जाएंगे, ये देखें, आप इसको रिकॉर्ड करेंगे, 1700 इज इक्वल टू 10 इंटू 150 प्लस यहां पे x, और सॉल्व कर लें, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, तो देखो x की क्या वैल्यू आ गई, और ये 200 क्या बन जाएगा आपके पास? फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ रुपीज। अब आपको वेरिएबल कॉस्ट का भी पता चल गया, आपको फिक्स्ड कॉस्ट का पता चल गया, एम आई राइट? अच्छा, अब मुझे बताएं कि आपके पास कॉस्ट इक्वेशन क्या बनेगी फिर? अगर आपसे कॉस्ट इक्वेशन पूछी जाए तो आप लोग कॉस्ट इक्वेशन क्या बताएंगे? हाँ जी। अच्छा, अब इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू, m को रिप्लेस कर देंगे किससे? 10 से, और ये है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, m x प्लस फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ रुपीज, ये आपकी कॉस्ट इक्वेशन बन गई। अब जब भी ये कॉस्ट इक्वेशन गिवन होगी, आप देखते ही पहचान जाओगे x के साथ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, और ये जो y इंटरसेप्ट है बेसिकली कॉस्ट इक्वेशन में ये बन जाता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। बात क्लियर? तो क्या अब आप मुझे बता सकते हो कि 180 यूनिट्स कितने में आएंगे? नहीं बता सकते? बता सकते हो, बताओ कितने। अब जाओ कॉस्ट इक्वेशन में और जाकर वहां पर x को रिप्लेस कर दो, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स वो आपको बता रही हैं, 10 इंटू, अब चाहे यहाँ पे 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 200 हो, जाके x को रिप्लेस कर दो, प्लस 200। तो यहां से देखो 180 नंबर ऑफ यूनिट्स कितने के पड़ेंगे आप लोगों को? 2000। हाँ जी, कोई मुश्किल चीज? सब बच्चों को क्लियर? कोई डाउट? बेटा अपनी तरफ से लेकर आए हैं, क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में गिवन होगा तो मतलब जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे उन पर कॉस्ट पूछी जाए, आपने पहले कॉस्ट इक्वेशन फाइंड करनी है, एक्स को उन नंबर ऑफ यूनिट से रिप्लेस कर दें। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? किसी को कोई डाउट? अच्छा, अब बात सुने, मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दें, क्वेश्चन नंबर 11। मुझे क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से सॉल्व करके दें। अब अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखें ना, तो यहां पर भी आपसे यही कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब आपको एक तो पॉइंट दे दिया, अच्छा पॉइंट के साथ आपको क्या चाहिए? स्लोप की वैल्यू चाहिए, इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। आपको डायरेक्ट स्लोप की वैल्यू नहीं बताई, इनडायरेक्ट वे में लेके जा रहा है, और वो नॉलेज हम लोगों ने पहले से गेन किया हुआ है। आपसे क्या कहता है कि भाई मुझे एक ऐसी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन चाहिए जो इस इक्वेशन की परपेंडिकुलर पे हो। ऑलराइट, तो जो इक्वेशन गिवन है आपने उसका स्लोप फाइंड कर लेना है।
इसका स्लोप क्या होगा? शाबाश, ये इस गिवन इक्वेशन का स्लोप है। अगर आप यही स्लोप यूज करोगे तो फिर आपके इक्वेशन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल लाइंस के स्लोप एक दूसरे के इक्वल होते हैं ना। जबकि परपेंडिकुलर लाइंस के लिए हम लोगों ने क्या कहा था कि स्लोप एक दूसरे के इनवर्स एंड, तो आप लोगों के पास ये पॉइंट है और ये स्लोप की वैल्यू है, और इन दोनों की मदद से जाकर आप लोगों ने इक्वेशन फाइंड करनी थी। मतलब आप लोगों को इनडायरेक्ट वे में स्लोप बताया। पहले जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें स्लोप हम लोग डायरेक्ट बता रहे थे, लेकिन अब इनडायरेक्ट वे में क्या, उसे ना एक ही क्वेश्चन से पता चल जाता है। क्या आप लोगों को क्या ये वाला नॉलेज है कि इक्वेशंस के स्लोप परपेंडिकुलर लाइंस की सिचुएशन में क्या होंगे और पैरेलल लाइंस की सिचुएशन में क्या होंगे? तो जो इक्वेशन गिवन है उसका स्लोप फाइंड किया, तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या बनेगा? उसका इनवर्स एंड रेसिप्रोकल, और वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4/3। अब आपने जाकर पुट कर देना था, ये देखिए y इज इक्वल टू 4/3 इंटू एक्स प्लस 1, नहीं यहां पे -1, -1 प्लस 1। अब 3 के साथ सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दो। मैंने आपसे पहले का फ्रैक्शन हो तो आपने डेसिम, ये जो डिनोमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो। वैल्यू क्या बनेगी? 3y इज इक्वल टू, अब इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो 3 से कैंसिल, बाकी बचेगा सिर्फ 4। 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आएगी x माइनस 4 प्लस 3 से मल्टीप्लाई होकर। ये बात समझ आई सब बच्चों को? नेक्स्ट देखें, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। एनी डाउट? एनी डाउट? चले जल्दी से मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करके दें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से सॉल्व करके दें। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखें तो यहां पर आपसे कहा गया कि आपने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो पास करे फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से पास करेगी तो भाई आपको पॉइंट तो मिल गया 0 एंड 0, और पैरेलल होनी चाहिए किसके? इस लाइन के। तो आप इसका स्लोप फाइंड करो, m इज इक्वल टू, और पैरेलल लाइन है तो आपने अपनी क्वेश्चन में भी इसी स्लोप को ही यूज कर लेना है, क्योंकि पैरेलल लाइंस के स्लोप एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब आपके पास जो आंसर बनेगा आपका, वो बनेगा कुछ इस तरह से, 3/2 x माइनस 0 प्लस 0। अब यहां से 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 0 प्लस 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो जब रीअरेंज किया तो आंसर आ गया 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन बन गई है, एक ऐसी इक्वेशन जो 0 एंड 0 से पास कर रही है और जिसके स्लोप की वैल्यू आप लोगों के पास आएगी 3/2। एनी डाउट? ऑल क्लियर? चलें गुड। अब आप लोगों ने ना अपनी स्टडी टेक्स्ट में से थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट चैप्टर के एंड पर जाएंगे आप लोग, वहां पर मिलेंगे आपको कुछ सेल्फ टेस्ट, लेकिन आप लोग ये सारे नहीं सॉल्व कर सकते। थोड़े से मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। उनमें सबसे पहले, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 जरा ट्राई कीजिएगा, ये जरा आप टिक कर लीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, हाँ जी ये 7 करना है, 8 करना है, 9, 10 नहीं करना आप लोगों ने, 11 भी नहीं करना, 12 करना है, 13 के बारे में जरा सोचिएगा, आप कर सकते हो।
इसी तरह से 14, 15, 17, नहीं 17 नहीं करना आपने। कितने क्वेश्चन हो गए हैं जी? चले बस इतने क्वेश्चंस आप पासिंग थ्रू द पॉइंट डिटरमिन द वैल्यू ऑफ y, ये 1.34, 1.35, 15 हो गए। ये 15 क्वेश्चन आप लोगों की होम असाइनमेंट में है और मुझे ये आपकी नोटबुक पे चाहिए। स्लोप ऑफ द पैरेलल लाइन थ्रू एक्स एक्सिस, ये कीजिएगा जरा। 1.41, एंड 1.42, इन टोटल 17 क्वेश्चन हो गए। ये एमसीक्यूज आपने सॉल्व करके आने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।